हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व है। अच्छी बात है, सबको होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसके एक पक्षीय होने के ऊपर बात करी है या लेख लिखा है। राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक तुम्हारी शय के जो लेख है, तुम्हारे सदाचार की शय, उसके 3 भाग अब तक हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो उसका अंतिम और चौथा भाग है। उसमें चलिए जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी उसके एक पक्षीय पहलू को किस प्रकार उजागर करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज के अंतिम भाग का विषय है तुम्हारे इतिहास, अभिमान और संस्कृति की शय। इतिहास इतिहास, संस्कृति संस्कृति बहुत चिल्लाया जाता है। मालूम होता है इतिहास और संस्कृति सिर्फ मधुर और सुखमय चीजें थीं, जैसे कि इनमें कभी कोई गिरावट नहीं आई या इसमें कभी कुछ और दुख था ही नहीं। 25 बरस का अपने समाज का तजर्बा हमें भी तो है। यही तो भविष्य की संतानों का इतिहास बनेगा। आज जो अंधेर हम देख रहे हैं, क्या 1000 साल पहले वे आज से कम था? सिर्फ 1000 साल पीछे वे जा रहे हैं। हमारा इतिहास तो राजाओं और पुरोहितों का इतिहास है, जो कि आज की ही तरह उस जमाने में भी मौज उड़ाया करते थे। उन अनगिनत मनुष्यों का, उस इतिहास का कहां जिक्र है जिन्होंने कि अपने खून के गारे से ताजमहल और पिरामिड बनाए। वैसे पिरामिड जो है वो मिस्र की सभ्यता से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने देश की बात करने में उसको क्यों यहाँ पर लिखा है ये पता नहीं। जिन्होंने कि अपनी हड्डियों की मज्जा से नूरजहां को अतर से स्नान कराया, जिन्होंने कि लाखों गर्दनें काटकर पृथ्वीराज के रनिवासी में संयोगिता को पहुंचाया, उन अनगणित योद्धाओं की वीरता का क्या हमें कभी पता लग सकता है, जिन्होंने कि सन 57 के स्वतंत्रता युद्ध में अपनी आहुतियां दी। दूसरे मुल्क के लुटेरों के लिए बड़े बड़े स्मारक बने, पुस्तकों में उनकी प्रशंसा का पुल बांधा गया। गत महायुद्ध में ही करोड़ों की कुर्बानियां दी, लेकिन इतिहास उनमें से कितनों के प्रति कृतज्ञ है। तो एक पक्षीय पहलू को यहां पर वे उठा रहे हैं। इतिहास हमारे समाज की पुरानी बेड़ियों को मजबूत करता है। इतिहास हमारी मानसिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास हमारी पुरानी दुश्मनी और अनबनों को ताजा करता रहता है। सहस्त्राब्दियों से मनुष्यता का घोर शत्रु सिद्ध हुआ है धर्म। बहुत कुछ इतिहास के आधार पर टिका है। विश्वामित्र हो चाहे वशिष्ठ, मनु हो चाहे याज्ञवल्क्य, व्यास हो चाहे पतंजलि, नानक हो चाहे कबीर। वैसे यहां पर नानक और कबीर का नाम लेना मुझे ऑब्जेक्शनल लगता है। क्यों लगता है आगे आप जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। मूसा हूं चाहे ईसा, सभी 50 बरस इस धरती पर जीते रहे। ना जाने कितनों के दिल को इन्होंने दुखाया होगा, ना जाने कितनों के हक को छीना होगा, ना जाने कितने दास दासी खरीद कर जिंदगी भर उनसे पशुओं की तरह काम लेते रहे होंगे। अपने मालिकों और अन्नदाताओं की चापलूसी में ना जाने क्या क्या कुकर्म इन्होंने किए होंगे। सफल लुटेरों और खूनियों को आसमान पर चढ़ाने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उससे मालूम होता है कि इतिहास की वीर पूजा में भी इसका बहुत बड़ा अंश रहा होगा। बाकी सबका तो मैं नहीं कह सकती, मैंने पढ़ा नहीं है उस तरीके से, लेकिन नानक और कबीर, जो लोग भी हिंदी साहित्य के छात्र हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि नानक और कबीर के बारे में किस तरह की बातें लिखी गई हैं। उन्होंने क्या कहा है, मनुष्य के दुख से दुखी होकर उन्होंने बातें करी हैं। एक नया पंथ या धर्म चलाया है जिसमें सबको समानता की उन्होंने बात कही है नानक ने, और कबीर ने भी सभी तरह के पाखंडों पर बहुत गहरा चोट करी है। तो यहां पर नानक और कबीर का नाम उन्होंने जो लिखा है वो मुझे सही नहीं लगा। हिंदुओं के इतिहास में राम का स्थान बहुत ऊंचा है। आजकल के हमारे बड़े नेता गांधी जी मौके बेमौके राम राज्य की दुहाई दिया करते थे। वह राम राज्य कैसा होगा जिसमें कि बेचारे शूद्र शंभू को सिर्फ यही अपराध था कि वह धर्म कमाने के लिए तपस्या कर रहा था, और इसके लिए राम जैसे अवतार और धर्मात्मा राजा ने उनकी गर्दन काट ली। वह राम राज्य कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कहे जाने मात्र से ही राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया। आजकल इस तरह के प्रश्न यदि आप खड़े करें तो हो सकता है आपको जेल में ही बंद कर दिया जाए। राम राज्य में दास दासियों में की कमी न थी। 28वीं 19वीं सदी तक दुनिया में दास प्रथा इतनी क्रूरता के साथ प्रचलित थी जिसका हमें काफी ज्ञान है।
उस उक्त स्वेच्छा पूर्वक अपने को और अपनी संतान को बेचा ही नहीं जाता था, बल्कि समुद्र और बड़ी नदियों के किनारे के गांव में तो आदमियों को पकड़कर ले जाने के लिए बाकायदा हमले हुआ करते थे। डाकू गांव में छापा मारते थे और धन के साथ साथ वहां के काम करने लायक आदमियों को पकड़कर ले जाते थे। हर साल हजारों इस तरह के गुलाम पुर्तगीज डाकू पकड़कर बर्मा के अकारण प्रदेश में बेचा करते थे। राम राज्य में यदि इस तरह की लूट और डाके जनी न रही होगी तो दास प्रथा तो जरूर ही थी। तो यहां पर एक अटकल सी वे लगा रहे हैं। अभी 10 ही 12 साल हुए हैं जबकि हिंदुओं के अभिमान की जगह नेपाल राज ने अपने यहां दास प्रथा का अंत किया है। तो ये पुस्तक 1940 के दशक में 1939 में छपरा में जब उन्हें किसान आंदोलन के तहत जेल में बंद किया गया था तो वहां पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी, तुम्हारे शय। और वहां पर भी वे जिक्र कर रहे हैं उस समय में नेपाल ने जो है वो दास प्रथा खत्म करने का ऐलान कर दिया था, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन भारत उसमें भी नेपाल जैसे छोटे देश से भी बहुत पिछड़ा हुआ जान पड़ रहा है इस लेख के जरिए। मिथिला में अब भी कितने घरों में वे कागज हैं जिनमें बहिया विद इन ब्रैकेट दास के क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त दर्ज हैं। दरभंगा जिले के तरौनी गांव विद इन ब्रैकेट थाना बहेड़ा में दिगंबर झा के परदादा ने कुल्ली मंडर के दादा को किसी दूसरे मालिक से खरीदा था और दिगंबर झा के दादा ने 50 रुपए के फायदे के साथ उसे बेच दिया। अभी 3 ही पीढ़ी पहले अंग्रेज राज तक में यह प्रथा मौजूद थी और सच्चे धार्मिक हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों जगह अपनी मनुस्मृतियों और हदीसों में दासों के ऊपर मालिकों के हक के बारे में पढ़ते हैं तो उनके मुंह में पानी भराए बिना नहीं रहता। तो दोनों ही धर्मों में जैसे हिंदू धर्म में मनुस्मृति है वैसे ही हदीस का जिक्र यहां पर राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है, जो मैंने भी पहली बार ही सुना है। इससे पहले मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी। तो मतलब अपने से नीचे वालों को दबाना हर धर्म में जो ऊपर के लोग हैं उनकी प्रायोरिटी रहा है, वर्णों में जो सबसे ऊंचे हैं हर धर्म में। आइए राम राज्य की दास प्रथा की एक झांकी लीजिए। एक साधारण बाजार है जिसमें सिर्फ 10 दास दासियों की बिक्री होती है, लाखों वृक्षों का बाग है। तो यहां पर कोई रेफरेंस नहीं है, ये मैं बता दूं। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि उन्होंने कहीं से रेफरेंस लेकर ये बात लिखी है या वे अपने इमेजिनेशन से, अपने तर्क से इस बात को यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि कोई रेफरेंस यहां पर कोट नहीं किया गया है। तो मैं इसे एक यही मानकर चलती हूं कि उन्हें कहीं से रेफरेंस मिला होगा जिसे वे कोट करना भूल गए हैं। यहां पर लाखों वृक्षों का बाग है, खाने पीने की चीजों की से दुकानें सजी हुई हैं। भेड़ बकरियों और शिकार किए जानवरों के अतिरिक्त उच्च वर्ण के आर्यों के भोजन तथा मधुपर्क के लिए गौ मांस खास तौर से तैयार करके बेचा जा रहा है। तो यहां पर गौ मांस का वे जिक्र कर रहे हैं और खास तौर से आर्यों के भोजन श्रृंखला की बात वे कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये रेफरेंस है या कहीं कोई मेंशन नहीं है, ये रेफरेंस कहां का है। जगह जगह सफेद दाढ़ी वाले ऋषि दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने पड़ाव डाले पड़े हुए हैं। कोई नया दास या दासी खरीदने आया है, किसी के दिन कुछ बिगड़ गए हैं, इसलिए वे अपने दासों या दासियों को बेचकर कुछ नकद जमा करना चाहता है। तो पूरा व्यवस्था का ब्यौरा दे रहे हैं जिसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी, आप खाली ध्यान बनाए रखें। कोई नया दास या दासी खरीदने आया है, किसी के दिन कुछ बिगड़ गए हैं, इसलिए वे अपने दासों और दासियों को बेचकर कुछ नकद जमा करना चाहता है। कुछ सिर्फ इसलिए ख्याल से अपने दास दासियों को मेले में लाए हैं कि उन्हें बेचकर नया कर लिया जाए। कुछ बड़े व्यापारी ऐसे भी हैं जो झटपट बेचकर चले जाने की इच्छा रखने वालों के आसानी के लिए सस्ते में दास दासी खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे के साथ बेचते हैं। स्वामियों ने महीनों पहले मेले में चलने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने दास दासियों को खूब अच्छा खाना देना शुरू किया था, जिसमें कि मांस और चर्बी से उनकी हड्डियां ढक जाएं और बाजार में अधिक दाम आ सकें। तो दास दासियों को बेचने से पहले उनकी थोड़ी बहुत देखभाल की जाती थी, जिससे उनका रंग रूप थोड़ा निखर जाए, उनका जो जिस्म है वो थोड़ा मांसल हो जाए। उनके सफेद बालों को काला रंगा गया है और मेले में
कपड़े लत्ते से अच्छी तरह संवार कर उनकी हाट लगाई गई है। कहीं कहीं आदमी अपने एक आध दास या दासी को लेकर बैठे हैं, तो कहीं कहीं 100-100, 200 की पात लगी हुई है। तो मतलब ये रईस लोग ही हुए जो इतने सारे दास दासियों को अफोर्ड कर सकते हैं। खरीदारों की भीड़ है। खरीदने वाले कहते हैं, अब की बाजार बहुत महंगा रहा। पिछले साल 18 बरस की हट्टी कट्टी सुंदरी दासी 10 रुपए में मिल जाती थी, अब की बार तो 30 में भी हाथ धरने नहीं देते। तो उस वक्त भी महंगाई का यही आलम था जो आज है। एक आदमी को दासी खरीदनी है, लेकिन पैसे उसके पास कम है। वह एक 40 बरस के सौदे के पास पहुंचता है। दासी के तिहाई बाल यद्यपि सफेद हो गए हैं, लेकिन उन्हें रंग कर काला किया गया है। मालिक की खुशकिस्मती समझी कि दासी के दांत सभी मजबूत थे। खरीदार ने पास आकर उसके दांत देखे, बिल्कुल दुरुस्त। आंखें देखी, कोई फर्क नहीं। कान देख सुन सकती है। हाथों को उठाकर और ठोंक कर देखा, कमजोर नहीं। चला कर देखा, पैर भी दुरुस्त हैं। पूछा, वशिष्ठ जी, आपकी दासी बूढ़ी तो हो गई है, लेकिन खैर हमारे यहाँ काम हल्का है, बतलाइए तो मूल्य क्या है। तो यहाँ पर दासी को देखने की जो प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अमूमन ऐसा डिस्क्रिप्शन, यही सारी क्रियाएं दोहराई जाती हैं जब लोग दुल्हन को देखने जाते हैं अपने परिवारों के लिए। तो यहाँ पर औरतें दासियों से ज्यादा कुछ समझी भी नहीं जाती हैं हमारे देश में। ये भी एक गौरतलब विषय होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ, गौतम जी, आप गलत कह रहे हैं। अभी तो ये 20 बरस की छोकरी है। आपने देखा नहीं इसके हाथ पैर कितने मजबूत है, कितनी सुंदरी है। 10 साल में 10 तो इसके लड़के पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात और पता चल रही है कि दासियों को भी इसलिए भी खरीदा जाता था कि उनसे प्रजनन करवाया जा सके, बच्चे पैदा करवाए जा सके। दूना दाम तो एक ही लड़के से निकल आएगा। तो मतलब उनके लड़कों को, उनके बच्चों को बेचने के लिए उनसे प्रजनन करवाया जाता था। कितना इनह्यूमन है ये। हम आपसे मोल भाव करना नहीं चाहते। 50 रुपए हमें मिल रहा है। खैर आप परिचित हैं, आपको 10 रुपया कम करके दे देंगे। गौतम, आप तो बहुत कड़ा दाम मांग रहे हैं। बालों को काला कर देने और 2 महीने के खिलाने पिलाने से ये ना समझिए कि मैं नहीं जानता। ये 50 साल की बूढ़ी है, मुझे हल्का सौदा लेना है। यदि आप दाम काम ठीक करें तो इसे ले लूं। वशिष्ठ, आप मेले के दूसरे आदमियों की तरह मुझे भी समझ रहे हैं। इसी की बहन को मैंने 100 रुपए में अयोध्या के महाराज रामचंद्र के लिए बेचा है। आजकल महाराज यज्ञ कर रहे हैं। दक्षिण में वे एक ऋषि को एक एक तरुण सुंदरी दासी देना चाहते हैं। तो यहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम का जिक्र किया है कि वे तरुण सुंदरी देना चाहते हैं यज्ञ में आए महापुरुषों को, ऋषियों को। तो इससे पता चलता है कि कितनी यौन इच्छा रही होगी इन ऋषियों में। देखा नहीं, इस साल दासियों के भाव बहुत चढ़ गए हैं। अच्छा जाइए 30 ही रुपए दे दीजिए, हमें भी घर लौटने की जल्दी है। ये दासी ऐसी वैसी नहीं है, ये खूब नाचना गाना जानती है। काली, जरा एक गीत तो सुना दे। काली ने गीत सुनाया और नाच के भी 1-2 तर्ज दिखलाए। अंत में 15 रुपए में सौदा पटा। लोग अपने अपने दासों को घर ले जा रहे हैं। कितने दासियों के बच्चे बिक कर सैकड़ों कोस दूर चले गए हैं। कितनों के प्रेमी हमेशा के लिए छूट गए हैं। बच्चों और प्रेमियों के इस बिछोह के कारण किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा और नए मालिक उनसे काम लेने को उकता रहे हैं। 2-4 दिन जो नरमी देखी गई उसे खत्म करके अब जरा जरा सी शिकायत पर दासियों पर कोड़े पड़ रहे हैं। दासों की जान तक मार डालने में मालिकों को कोई जबरदस्त सजा पाने का भय नहीं है। तो पिछले भाग में हम न्याय व्यवस्था के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं राहुल सांकृत्यायन जी के इसी लेख में। मालिक उनके प्रति वही ख्याल रखते हैं जो अपने पशुओं के लिए। दासों की या गुलामों की जो हालत थी वो उतनी ही थी जितनी के घर में पाले गए एक जानवर की होती है या उससे भी कमतर। ये है राम राज्य में मनुष्यों के एक भाग का जीवन और ये है राम राज्य में मनुष्य का मोल। इसी पर हमको नाज है। ऋषियों की दया और सहृदयता का गुणगान गाते हम थकते नहीं। जिन ऋषियों के आश्रमों के आसपास मनुष्य इस प्रकार गुलाम बनाकर रखे जाते हैं, जिन ऋषियों को स्वर्ग, वेदांत और ब्रह्म पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी,
जो दान और यज्ञ पर बड़े बड़े पोथे लिख सकते थे, क्योंकि इससे उनको और उनकी संतानों को फायदा था। परंतु मनुष्य के ऊपर पशुओं की तरह होते इन अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने किसी तरह के प्रयत्न करने की आवश्यकता न समझी। उन ऋषियों से आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं। मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे ऋषि मुनियों से कहीं ज्यादा मानवता तो एक आम इंसान के अंदर देखने में मिल जाती है। तो इसी संस्कृति पर अभिमान है। संस्कृति का अंग कला है। कला में हमने कहां तक सारे समाज का ख्याल रखा है, और पुराने जमाने में भी साधारण जनता उससे फायदा उठा सकती थी। सहस्त्राब्दियों से संगीत राजाओं और धनिकों की कामुकता को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। संगीत की रुचि मनुष्य में स्वाभाविक होती है। सभ्यता के निम्न तल पर रहने वाली जातियों से लेकर सभ्यता के उत्कर्ष की चोटी तक पहुंची हुई जातियां तक सभी में नृत्य का प्रेम देखा जाता है। तो जितने भी तीज त्योहार हैं उनका हिंदूकरण किस तरह हुआ, ये एक अलग शोध का विषय है, लेकिन ये बात तो मान्य है हर तरीके से कि कला, संस्कृति, हंसी खुशी, पर्व, हर्षोल्लास जो है वो चाहे आर्यन सभ्यता हो, चाहे उनसे पहले की श्रमण सभ्यता हो, सब में रहे हैं। हंसना, बोलना, नाचना, गाना, ये सभी संस्कृतियों का हिस्सा रहा है। लेकिन ये हमारा ही देश है जो कि सभ्यता कहलाने में दुनिया के सभी देशों से अपने को पहले रखना चाहता है, लेकिन उन दोनों ललित कलाओं को ऐसी निम्न श्रेणी में डाल रखा है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका और जापान के सुशिक्षित परिवार संगीत और नृत्य कला को अपने सभ्य जीवन का एक अंग समझते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ वेश्याओं के लिए रख छोड़ी गई हैं। इस श्रेणी के कारण संगीत और नृत्य कलाएं संभ्रांत कुल की स्त्रियों से बहिष्कृत समझी जाती हैं। तो कला का तो यह आलम है कि आप अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में सभी जानते हैं कि वहां किस तरह की कामुक मूर्तियां हैं, कामुक चित्रकला देखने को मिलती है। और जहां तक बात वेश्याओं से जुड़े हुए प्रोफेशन का है, संगीत और नृत्य कला है, जैसे ही उसमें पैसा आ गया है, संभ्रांत परिवार की महिलाएं तक उसमें अपना वर्चस्व रखने लगी हैं। मनी इजंट एवरीथिंग बट इट श्योरली बीट द सेकेंड। मैंने मणिकर्णिका के टाइम भी और या मुर्दैया के टाइम इस बात को कहा था, ये मेरे पापा दोहराया करते थे। मनी पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वे बहुत कुछ तो जरूर है। हम संस्कृत हैं, हम सभ्य हैं। इस तरह अपने मुंह में मिट्ठू बनने से दुनिया हमें सभ्य नहीं मानेगी। हमारे जीवन का हर एक अंग जिस तरह कलुषित और दिखावट से भरा हुआ है, उस तरह की जाति दुनिया में शायद ही कोई हो। अभी तक तो हमने आदमी की तरह रहना भी नहीं सीखा। पास पड़ोस की सफाई की अवहेलना में तो हम जानवरों से भी गए बीते हैं। एक कहावत है कि कुत्ता भी जब जहां जिस जगह पर बैठता है दुम हिलाकर उस जगह को साफ करता है, लेकिन हम मनुष्य होकर भी कितने गंदगी पसंद हैं, इस चीज का जिक्र अब वे आगे कर रहे हैं। हिंदुस्तान के गांव जैसे गंदे गांव दुनिया के किसी भी देश में खोजने से नहीं मिलेंगे। ये हमारे ही गांव की खूबी है कि एक अंधा आदमी भी 1 मील पहले से ही हमारे गांव को पहचान लेता है, जबकि उसकी नाक पखाने की बदबू से फटने लगती है। सफाई के लिए अपने को लासानी कहने वाले हमारे देश के हिंदू मुसलमान पखाने के लिए किसी प्रबंध की कोई जरूरत नहीं समझते। गांव के पड़ोस के खेत तो इसके लिए हैं ही। कोई भी विदेशी जो एक बार हिंदुस्तानी गांव से गुजर जाएगा और पास के खेतों से अलग अलग फैले हुए हवा और धूप में सूखते पखानों को देखेगा, वे कैसे समझेगा कि हिंदुस्तान में आदमी रहते हैं। ये बात तो वे सही कह रहे हैं। एक बार मेरे एक जापानी मित्र को, जिनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य को पाने का मुझे कई दिनों तक मौका मिला था, भारत आने के लिए लिखा। उन्होंने भी ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं भारत के ग्रामीण जीवन को नजदीक से देखना चाहता हूं। मुझे पत्र पाकर यह चिंता हुई कि किन गांव में मैं अपने मित्र को ले जाऊं। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे पखाने और नहाने की मालूम पड़ी। हिंदुस्तान के गांव में खुले खेतों के अतिरिक्त पखाने का कोई इंतजाम नहीं। गांव ही क्या, शहर में भी 50,000 लगाकर महल बनाने वाले पखाने के लिए 50 रुपए का सेप्टिक टैंक लगाना दंड समझते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोगों की मानसिकता को, एक भारतीय की मानसिकता को वे उजागर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लेख 1940 के दशक में लिखा गया है तो वहीं की बात तक ये बात सीमित है।
आप आजकल के मुद्दे पर बनी अक्षय कुमार स्टारर टॉयलेट फिल्म को भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। वे तो आज के जमाने की सच्ची कहानी है। गुसल खाना तो अंग्रेजों और क्रिस्तानों की चीज है। मेरे तरदुत को देखकर मेरे एक मित्र ने अपने यहां खास तौर से पखाने और गुसल खाने तैयार करने का इरादा जाहिर किया। खैर, मेरे जापानी मित्र ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन पत्र को पाकर जिस फिक्र में मैं महीनों रहा, उससे मुझे यह तो मालूम हो गया कि हम लोग कितने पानी में हैं। हम दिखावा बहुत सारी चीजों का करते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ मेहमान आने लगते हैं या मेहमानों के आने का जिक्र होता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, उन्हें कहाँ सुलाएंगे, कहाँ इंतजाम करेंगे। तो इससे पता चलता है कि अभी हमें सभी होने में और ज्यादा दिन लगेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक इन चीजों की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, बल्कि जो ध्यान दिया है तो उल्टा, जिससे स्वच्छता में और बाधा पड़ती है। पखाना उठाने वाले को हमारे देश में सबसे नीच समझा जाता है। अभी तो उन जातियों को हमने आर्थिक चक्की में पीस रखा है और पेट की आग उन्हें इज्जत, आत्मसम्मान का ख्याल ही नहीं आता। लेकिन किसी ना किसी दिन वे आवेगा जरूर। तो इस बाबत जो है वो भगत सिंह का एक लेख मुझे याद आ रहा है, अछूत समस्या, जिसमें वे जिक्र करते हैं कि भंगी समुदाय ने भी अपने आप को एकजुट करके जो वो ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, अपने आत्मसम्मान के लिए वे उठ खड़े हुए हैं। उसमें भगत सिंह काफी तारीफ लिखते हैं इस बात की। लेकिन फिर समाज की इन सबसे बड़ी सेवा के लिए सबसे जबरदस्त लांछन को सहने के लिए वे कैसे तैयार होंगे? और यदि उन्होंने पखाना साफ करना छोड़ दिया तो चंद ही दिनों में क्या हमारे महल सूने नहीं हो जाएंगे? तो लांछन सहने को वे कैसे तैयार होंगे? इस बाबत मुझे एक वीडियो याद आ रहा है। अभी यूक्रेन से जो भारतीय छात्र वापस आ रहे थे, उसमें एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जो मैंने कुछ दिन पहले देखा। उसमें एक कुछ छात्राएं थी जो रो रो कर ये बता रही थी, सब इस संभ्रांत परिवारों की सवर्ण वर्ण की छात्राएं थी, लड़कियां थी, जो रो रो के बता रही थी कि एम्बेसी से हमें ये हुक्म आया है कि जो टॉयलेट साफ करेगा उसको जल्दी भेजा जाएगा वापस देश। तो कितना लांछन ये लोग समझते हैं। ये लोग सिर्फ गंदगी फैलाना ही अपना अधिकार समझते हैं, उसको साफ सुथरा करना इनके अधिकार में शामिल नहीं है। तो इस बात को लेकर मुझे एकदम याद आया कि ये वीडियो जो है काफी सर्कुलेट हुआ है। आप में से बहुतों ने इस वीडियो को हो सकता है देखा भी हो। और यदि उन्होंने पखाना साफ करना छोड़ दिया तो चंद ही दिनों में क्या हमारे महल सूने नहीं हो जाएंगे? इंग्लैंड में चले जाइए, वहां जो व्यक्ति रसोई बनाता है वह पखाने में भी झाड़ू दे देता है। जापान में देखिए, वहां तो पखाना बेचने वाले कितने संभ्रांत व्यापारी हैं, किसी को पखाना उठाने में घृणा नहीं है। हमारी दुनिया ही न्यारी है। हर एक उपयोगी नई चीज को ग्रहण करने के लिए हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देने लगते हैं। हैट, कोट, पतलून को देखकर हमारे कितने ही लोग नाक से कोड़ते हैं। वित्त से अधिक खर्च करने का जहां तक सवाल है वहां तक हम कुछ नहीं कहते, किंतु ढीली ढाली धोतिया, लंबे चौड़े सलवार क्या काम करने वाले आदमी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? अधभैया कुर्ता, जांघिया और 16 हैट विद इन ब्रैकेट मोटा टोप काम करने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक है। धूप से बचाने के लिए 16 हैट बड़े काम की चीज है। इन चीजों को पश्चिमी यूरोपीय या क्रिस्तानी कहकर हम दुत्कारते हैं, लेकिन क्या मालूम नहीं कि न ये पश्चिमी है, ना यूरोपीय है, ना क्रिस्तानी। 200 बरस पहले अंग्रेजों के पूर्वज भी सर पर झोंटा रखते थे। उनकी पोशाक भी उलझुल थी। आधुनिक पोशाक पिछले 200 वर्षों के चिंतन और परिवर्तन का परिणाम है। तो ये बात वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फैशन इंडस्ट्रीज हैं वे नई नई चीजें इजाद करती हैं ताकि पोशाकों में सहूलियत बने। तो सभी सभ्यताओं की शुरुआत एक ही तरीके से हुई है। जो कपड़ों और रहन सहन था वो करीब करीब एक ही जैसा था। कुछ सभ्यताएं जल्दी विकसित हो गई, कुछ अभी भी हमारे देश की तरह अविकसित हैं। अभी महायुद्ध के आरंभ तक यूरोप की स्त्रियां बड़े बड़े बाल रखती थी। उनकी पोशाक में आज से कई गुना ज्यादा कपड़ा लगता था। कमर अस्वाभाविक तौर पर कसकर पतली बनाई जाती थी। आज यूरोप की स्त्रियों ने बाल कटा दिए हैं, उनकी पोशाक हल्की हो गई है। कमर पतली करने की वह पुरानी सनक अब उनमें नहीं रही। बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं, अब उससे औरतें करीब करीब उभरने लगी हैं, अपने शरीर से प्यार करने लगी हैं, दुबली हो, मोटी हो, कैसी भी हो। दिस इज माई बॉडी।
स्त्री पुरुष का ब्याह इसलिए होता है, संतान ही उसमें कुछ बात नहीं है। अव्वल तो हमारे यहाँ विवाह का भार जबरदस्ती माँ बाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं, संतान इसमें दस्तंदाजी न करे, यानी कि दखल अंदाजी न करे, इसीलिए बचपन में ही विवाह कर देना चाहते हैं। यह भी हमारी संस्कृति का एक बहुत उज्जवल अंक है। सरकास्टिक टोन में कह रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि जिन्हें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है, उन्हें एक दूसरे की प्रकृति और दिलचस्पी से परिचय प्राप्त करने का मौका दिए बिना हमेशा के लिए गले में बांध दिया जाए। इस तरह की स्वेच्छाचारिता ने लाखों पारिवारिक जीवनों को नरक के रूप में परिणत कर दिया है। तो भी कोई इससे शिक्षा लेने को तैयार नहीं। माता पिता विवाह कर देते हैं, लेकिन विवाहित जोड़े के लिए समाज की सख्त हिदायत है कि कम से कम जवानी भर वे एक दूसरे से खुले तौर पर न मिलें। इतनी बंदिशें और बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने से हम डरते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में बस चीन से दूसरे ही नंबर पर रह गए हैं। वहां चारपाई अलग होने का दुनिया के सभी भागों में विवाहित स्त्री पुरुष की अलग चारपाई नहीं होती। वहां चारपाई अलग होने का मतलब है तलाक की तैयारी। लेकिन हमारे यहां तो चारपाई ही अलग नहीं, सोने की जगह भी अलग होनी चाहिए। और शिष्टता का तकाजा यह कि पति घर वालों की जानकारी में पत्नी के पास न जाए, मतलब पत्नी के पास जाने के लिए भी परिवार की इच्छा पर वे निर्भर रहना पड़ता है। विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता, चाहे वर्षों नौकरी या व्यापार में दूर दूर रहना पड़े, तो भी इस तरह की स्वतंत्रता को शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता है। सारांश यह है कि जिस अपने इतिहास और संस्कृति का अभिमान हम करते हैं, वह हमें साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीने भी नहीं देना चाहती। खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह, स्वास्थ्य, सफाई और भाईचारा, सभी में वह हमें दुनिया की नजर में जलील बनाना चाहती है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने इतिहास को फाड़कर फेंक दें और संस्कृति से अपने को वंचित समझकर दुनिया की और जातियों से फिर क ख ग पढ़ना सीखें। तो यकीनन यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी का मतलब ये नहीं है कि अपने इतिहास को जानना ही हम बंद कर दें। उनके कहने का यकीनन यही मतलब रहा होगा कि जो भी अच्छी चीजें हैं, ग्रहण करने योग्य जो चीजें हैं, उन्हें ले लिया जाए और एक पक्षीय नजरिए की बजाय बहुपक्षीय नजरिए से इतिहास को देखा जाए, उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, और जो भी कुछ पुराना है या अब आज के टाइम में जो रूढ़िवादिता है उसको हटाकर फेंक दिया जाए। तो यहां पर यह लेख समाप्त होता है और अगले एपिसोड में अगले लेख के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आज्ञा दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।